किताब मिल जाएगी, एक ही किताब है। जी पेज नंबर 265 पे आइएगा, 265। सफ़ा नंबर 265 पहुंच गए जी सब। यहाँ पे सवाल नंबर 6 है जी, एओपी का सवाल। ये एक सवाल करते हैं। फरहान, कामरान एंड रेहान आर मेंबर्स ऑफ एन एओपी एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:2:1 रेस्पेक्टिवली। यानी कि 5 हिस्से किए जाएंगे, 2 हिस्से फरहान के, 2 हिस्से कामरान के और 1 हिस्सा रेहान का। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल विद रिगार्ड टू एओपी एंड इट्स मेंबर्स फॉर टैक्स ईयर 2020 का आपको डाटा दिया गया है और रिक्वायर्ड है जी। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कंप्यूट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ एओपी एंड ईच ऑफ इट्स मेंबर्स फॉर टैक्स ईयर 2020। ठीक है जी, 2020 की कैलकुलेशंस करनी है। सवाल शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हम बना लेंगे जी एओपी का चेहरा। किस किस की इनकम मांगी हुई है? अच्छा, तीनों मेंबर की मांगी है। चलें जी, ये तो 4 कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो सर 4 चेहरे बनेंगे, ऐसे ही है ना, 4 चेहरे बनेंगे। एओपी का नाम क्या है? एओपी का नाम क्या है? बस एओपी लिख दें जो भी है। एओपी इनकम एंड टैक्स दे रहा हूँ, और टैक्स ईयर कौन सा है? 2020। लें जी एओपी। उसके बाद कौन है जी पहला मेंबर? फरहान, इनकम एंड टैक्स दे रहा हूँ, टैक्स ईयर 2020। फिर कौन है जी? कामरान, नहीं बोलेंगे। इनकम एंड टैक्स दे रहा हूँ, टैक्स ईयर 2020। और चौथा कौन है जी? रेहान, इनकम एंड टैक्स दे रहा हूँ, टैक्स ईयर 2020। ले मेरे भाई, ये 4 चेहरे बन गए। ओके, अब आगाज़ करते हैं एओपी से। सबसे पहले एओपी बनेगी। एओपी का प्रॉफिट वो कहते हैं जी, ड्यूरिंग द ईयर एओपी अर्नड अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 2 मिलियन आफ्टर मेकिंग फॉलोइंग पेमेंट्स टू इट्स मेंबर्स। यानी कि ये जो पेमेंट्स नीचे लिखी हैं, इन पेमेंट्स को करने के बाद एओपी का प्रॉफिट 2 मिलियन है। चलिए जी, वर्किंग 1 बनेगी इनकम फ्रॉम बिजनेस एओपी। एओपी का अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनता है जी 2 मिलियन। ठीक होगी बात? अच्छा, कौन कौन सी पेमेंट की है जी? तीनों को सैलरी की भी पेमेंट हुई है और तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी पेमेंट हुई है। क्या मुझे ये पेमेंट्स करने की इजाज़त थी क्या नहीं? ये 6 की 6 रिवर्स होंगी भाई, 6 की 6 रिवर्स होंगी। सैलरी फरहान की कितनी है? 1 मिलियन। रेहान की और कामरान की? जे तो सर आपने लिखवाई है। रेहान की 6 लाख है और कामरान की कितनी है? और ये हो गई 8 लाख। फिर आ जाए जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताइए जी, फरहान को कितना पे किया? 5 लाख। एक सेकंड मेरे भाई, रेहान को कितना पे किया? और कामरान को कितना पे किया? जी सर। किसी भी तरह की कोई भी पेमेंट आप नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ हाँ, रिम्बर्समेंट चल जाती है, रिम्बर्समेंट चल जाती है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो एओपी ने क्रॉस चेक के थ्रू पेमेंट करनी थी ना, वो वायलेशन हो जाती है। क्योंकि अगर खर्चा एओपी क्लेम कर रहा है तो पेमेंट भी एओपी को करनी चाहिए।
ऐसा कैसे हो सकता है कि जी पार्टनर ने अपनी जेब से पेमेंट कर दी और फिर आपने जो है वो पेमेंट पार्टनर को कर दी? ज़रा खुद सोचें कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी रॉ मटेरियल है वो पार्टनर ने ख़रीद दिया, अब सप्लायर जो है उसको पेमेंट की होगी पार्टनर ने, क्या ख्याल है? अच्छा, अब पार्टनर ने सप्लायर को पेमेंट की होगी, ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा जी? उसके बाद ये होगा कि ये एओपी है। अब पार्टनर एओपी को कहेगा कि भाई मुझे पेमेंट कर दो। अब बताएं, इनवॉइस जो सप्लायर ने दी होगी, इनवॉइस तो एओपी के नाम पे होगी, क्या ख्याल है? इनवॉइस एओपी के नाम पे होगी ना? इनवॉइस एओपी के नाम पे होगी। जब एओपी का ऑडिट खुलेगा और एओपी से कहा जाएगा कि भाई मुझे दिखाओ तुमने पेमेंट किसको की, सप्लायर को की, पेमेंट इसको गई होगी, तो वो एफबीआर वाले कहेंगे ये क्या तुम खिचड़ी पका रहे हो? इनवॉइस आती है तुम्हारे नाम, पेमेंट जो तुम्हें सप्लायर को करनी चाहिए, तुम्हें उसका टैक्स काटना चाहिए, वो तो तुम कर नहीं रहे, तुम तो पेमेंट इसको कर रहे हो और ना तुम पार्टनर का टैक्स काट रहे हो। हालांकि टैक्स पार्टनर का तो कटना बनता ही नहीं है, टैक्स तो इसका कटना बनता है और आप टैक्स काट नहीं रहे, तो सारी वायलेशन हो गई, तो वो भी खर्चा अलाउड नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी खर्चा, इसमें वायलेशन क्या है, टैक्स डिडक्ट नहीं हो रहा। फिर क्रॉस चेक के थ्रू आप पेमेंट नहीं कर रहे, पेमेंट इसको करनी थी, इसको नहीं करनी थी, ये सारा कुछ जो है ना डिसअला हो जाएगा। ओहो, वो ही क्रॉस चेक, ऑनलाइन ट्रांसफर, वट एवर, मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली बैंकिंग चैनल से कह लें इसको पेमेंट होनी चाहिए थी, टैक्स इसका कटना चाहिए था, वो तो आपने कुछ किया ही नहीं, तो सारा कुछ तो वायलेट हो गया। ठीक है जी, तो इसलिए वो वाला मैकेनिज्म नहीं चलेगा। और कोई पेमेंट जो माइनस हुई हो, आगे कामरान की इनकम आ गई, फिर रेहान की इनकम आ गई और फरहान की कोई इनकम नहीं है। चलिए जी, बताएं एओपी की रिवाइज्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी बन गई? कितनी? ले जी, ये बन गई एओपी की इनकम 56 लाख। किसी को कोई इख्तलाफ? और ठीक है, चलिए जी, अब आते हैं एओपी के चेहरे पे। एओपी की कोई डिडक्टेबल अलाउंस? और बोलिए तो सही। तो सर यही टोटल इनकम और यही टैक्सेबल इनकम। ठीक है जी, 56 लाख बन गया। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर दें एओपी की। जी, 56 लाख पे टेबल 1 लगा के देखें। 132 132 13 लाख और 25,000। ओके, तो ये एओपी का सवाल, एक चेहरा मुकम्मल हो गया। अब हमें दूसरा चेहरा बनाने से पहले क्या करना पड़ेगा? डिविजिबल इनकम। जी, डिविजिबल इनकम सादी बनेगी कि रोगनी बनेगी? जी, रोगनी बनेगी कि सादी बनेगी? रोगनी बनेगी ना, क्योंकि देखें पेमेंट्स गई हैं, तो अब रोगनी वाली बनेगी, अब सादी तो नहीं बनेगी। सादी तो थी सिंपल परसेंटेज लगाएं और काम खत्म करें, तो अब चूंकि पार्टनर्स पेमेंट ले चुके हैं तो अब हमें रोगनी किस्म की बनानी पड़ेगी। आइए जी, रोगनी किस्म की बनाते हैं। फरहान, रेहान, कामरान। सर जी ज़रा 1 मिनट दीजिएगा। जी सर, अब सैलरी पे आइए। सबसे पहले बताइए फरहान की सैलरी कितनी है जी? 1 मिलियन। रेहान 6 लाख ले गया और कामरान 8 लाख। टोटल कितना बना जी? 24 लाख। उसके बाद आया जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फरहान 5 लाख, रेहान 3 लाख। ओ यार, कामरान है 4 लाख। यार नहीं, आप लोगों ने गलत तो नहीं लिखवा दिया मुझे? यार अजीब लोग हो यार। 12 लाख। ले जी, टोटल एओपी का प्रॉफिट कितना है? वो देखें, वो देखें, वो देखें, वो देखें, कितना है? 56 लाख। तो टोटल 56 लाख हो गया। 56 लाख में से 36 लाख ये लोग पहले ही ले जा चुके हैं, तो सर बकाया कितना बचा? कितना? 20 लाख।
बैलेंसिंग जी, 20 लाख के 5 हिस्से करें, डिवाइडेड बाय 5 करें, मल्टीप्लाई बाय 2 करें। फरहान के 2 हिस्से हैं ना? हाँ जी बिल्कुल, फरहान के 2 हिस्से हैं। बताएं जी कितने? 8 लाख। रेहान के कितने हिस्से हैं? रेहान के कितने हिस्से हैं? रेहान का एक हिस्सा है भाई, एक हिस्सा है, बताएं। 4 लाख। और कामरान के भी 2 हिस्से हैं, 8 लाख। लें जी, हमने तीनों की एलोकेशन कर दी प्रॉफिट शेयरिंग की। और अब मुझे टोटल बता दें जी। 23 लाख फरहान, 6 3 9 9 4 13, 13 लाख रेहान और 20 लाख कामरान। ठीक है जी, पहला चेहरा किसका बनेगा? फरहान का। आइए जी, फरहान को छुरी फेरते हैं। फरहान की कोई अपनी ज़ाती इनकम सवाल में कुछ लिखा है? कामरान इज रनिंग अ बिजनेस, रेहान रिसीव्ड फरहान एज नो अदर सोर्स ऑफ इनकम। बेचारा फरहान, तभी तो उसको एओपी से इतने पैसे दे दिए कि चल तू कुछ नहीं करता, तू वेला फिरता है, ये ले फिर तुझे हम ज़्यादा पैसे देते हैं। ज़ीरो। ठीक होगी बात? वो ठीक है, कोई टोटल इनकम नहीं और कोई टैक्सेबल इनकम नहीं। एड शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी। वर्किंग 2 में देखें भाई, फरहान का कितना शेयर है? 23 लाख। सो टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पजेज 23 लाख। सर ये काम जो मैं कर रहा हूं ना, ये करने की जरूरत ही नहीं है। जो भी बनेगी एक्चुअल टैक्स तो आपको पता है कि कितना बनना है, 0। तो बस यहां पे हम ये नोट दे देंगे, एज फरहान हैज नो अदर सोर्स ऑफ इनकम, देयरफॉर शेयर फ्रॉम एओपी। शौकत इंसान बनो, भूल ही जा रहे हो उस वक्त से। एग्जाम फ्रॉम टैक्स, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने ये नोट दे देना। ठीक होगी बात? क्या हुआ मेरे भाई को? अच्छा खैर है, ओके जी। सर कोई सवाल? सर इसका कोई पक्का बंदोबस्त करें सर, ये काम ख़राब हुआ है। ठीक है जी, नहीं वो ज़रा उनको कहेंगे ज़रा करें स्प्रे। ठीक है जी, ओके है। चलें, बुला लें उनको, फिर बंद करके करवा लेंगे ये मसला। ये डिस्ट्रैक्शन होती है मैम। उसके बाद बारी आ गई कामरान की। अच्छा, कामरान पे वो कहता है जी, कामरान इज रनिंग अ बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटर फ्रॉम विच ही अर्नड रुपीज़ 8 लाख। कामरान एक बिजनेस कर रहा है जिससे उसने 8 लाख रुपए कमाए हैं। कामरान इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ अनदर एओपी वेयर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज 60%। भाई ने एक और एओपी में टांग अड़ाई हुई है जहां पे इनको 60% मिल रहा है। ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान, द अदर एओपी इनकर्ड अ लॉस आफ्टर टैक्स ऑफ 3.5 लाख एंड पेड 1.5 लाख ऑन अकाउंट ऑफ इनकम टैक्स। सर जी, जब दूसरी एओपी का लॉस आ गया है तो मैं क्या करूं फिर? अब इसको तो कुछ नहीं करना ना, क्या ख्याल है? तो दूसरी एओपी का अगर 1.5 लाख का, सॉरी 3.5 लाख का लॉस आ गया तो मैं लॉस का शेयर अपनी टैक्सेबल कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करता। ठीक है, इग्नोर करें। और सर जो एओपी ने 1.5 लाख का टैक्स दिया हुआ है, इसका क्या करना है? ये भी इग्नोर। सर वो एओपी का टैक्स है, मुझे इससे क्या लगे? शेयर हो सॉरी मेंबर को एओपी के टैक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसको क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। तो सर ना तो लॉस हमारे किसी काम का है और ना ही जो एओपी ने टैक्स पे किया है वो हमारे किसी काम का है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे किसी काम की नहीं है। और ठीक है, चलिए जी। तो सर अब बड़े सिंपल तरीके से सवाल होगा, कामरान की इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी बनी जी? कितनी है? 8 लाख। यही टोटल इनकम मानी जाएगी और यही टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी, 8 लाख। ऐड कर देंगे हम शेयर प्रॉफिट फ्रॉम एओपी जी। कामरान का कितना शेयर है जी? ये लिखा हुआ है 20 लाख।
तो 20 लाख हम कामरान का शेयर ऐड करेंगे वर्किंग 2 से। 28 लाख इज टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पजेस। बताएं जी 28 लाख पे कितना शेयर बनता है? 4,15,000। लेकिन हमें तो इसका एक्चुअल टैक्स चाहिए। एक्चुअल टैक्स 4,15,000 डिवाइडेड बाय 28 लाख इंटू ओरिजिनल इनकम 8 लाख। बताइए डबल 1,8,570। बस ठीक है, 1-2 रुपए की खैर है। तो हमारा कामरान का सवाल भी ख़त्म हुआ। अब बारी आ गई रेहान की। रेहान के बारे में फरमाता है जी, रेहान रिसीव्ड नेट डिविडेंड ऑफ ₹1,02,000 फ्रॉम ए लिस्टेड कंपनी आफ्टर डिडक्शन ऑफ विद होल्डिंग टैक्स एट द रेट ऑफ 15%। तो सर ये एक नेट है कि ग्रॉस है? हमें ग्रॉस चाहिए, और ग्रॉस के लिए आपको पता है हमारी सदाबहार इक्वेशन मौजूद है। नेट डिविडेंड इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस टैक्स माइनस ज़कात। नेट उसने सवाल में कितना दिया जी? 1 लाख और 2,000। ग्रॉस निकालना है, टैक्स कितना काटा है उसने? 15%। ज़कात है कोई नहीं, तो बताएं जी ग्रॉस कितना बनता है? चलिए जी, अब आइए सवाल पे। अब ये आपने देखना है, प्लीज़ नोट बाद में कीजिएगा, ये पहले देख लें। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स FTR 1,20,000 ग्रॉस, टोटल इनकम लेस, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे हम पहले करते आए हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप ऐड करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम AOP वर्किंग 2। कितना है जी रेहान का शेयर? 13 लाख रुपया। ठीक है जी, 13 लाख रुपया। 13 लाख आपने ऐड किया, और आपकी टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पजेज कितनी बन गई? 13 लाख। 13 लाख पे टैक्स बता दें कितना बनता है? 13 लाख पे टैक्स बता दें कितना बनता है? गालिबन 15,000 इंटू 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख, यही है। 10,000 25,000 बनता है। देखें वो कर ले कैलकुलेट वेला आदमी। ओके 95,000। एक्चुअल टैक्स कितना बनेगा? 95,000। एक्चुअल इनकम कितनी है इसकी? सर जीरो है, ये देखें, ये देखें जीरो। तो एक्चुअल टैक्स तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके बाद सवाल नॉर्मल तरीके से चल रहा है। कोई FTR फॉरेन टैक्स क्रेडिट है? नहीं। 61 63 का क्रेडिट? नो। सेपरेट ब्लॉक इनकम? नो। लेकिन FTR की तो है। टैक्स ऑन FTR इनकम डिविडेंड 1,20,000 रुपये 15%, 18,000। टोटल टैक्स लाइबिलिटी 18,000। क्या ये ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका हुआ है? टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड, तो टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट कितना हुआ जी? ठीक होगी बात। तो सर मेरे ख्याल में बस आपको जो पहले भी बताया था, ये इतना पोर्शन ही है जो कि एक्स्ट्रा होता है, बाकी इससे ऊपर और इससे नीचे सब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होता है। ठीक है जी, तो सवाल ख़त्म हुआ। किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है।
अदरवाइज अब आप नोट कर सकते हैं। जी भाई चलें आगे। नोट हो गया? जल्दी करें नोट। आइन पढ़ रहे थे हम, आइए आइन ख़त्म करते हैं, उसके बाद चैप्टर 15 शुरू करते हैं। हाँ जी सर, क्यों, कोई मसला? अच्छा, नहीं कोई प्रॉब्लम, मर्जी है आपकी। किस पे? हाँ जी, उस पर लग जाता है टाइम, उस पर 12-15 दिन लग जाते हैं। सर बंद कर दें कैमरा। ओके जी, सफ़ा नंबर 13 पे आइएगा। सफ़ा नंबर 13 पे आर्टिकल 161 है जी, आर्टिकल 161 है जी, सफ़ा नंबर 13, नेचुरल गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। द नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स कहते हैं रिसीट्स को, सेल्स को, ओके, नेट प्रोसीड्स कहते हैं रिसीट्स को, सेल्स को। द नेट प्रोसीड्स ऑफ फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन नेचुरल गैस चार्ज एट वेलहेड and royalty collected by the federal government shall not form part of the federal consolidated fund and shall be paid to the province where wellhead is located। सर अगर कहीं से गैस का कुआं निकल आया ना, जैसे सिब्बी बलूचिस्तान में आपको पता है कि गैस का कुआं है, अच्छा उस गैस को बेचने पे जो पैसे मिलेंगे वो शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द एफसीएफ, वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट नहीं बनेंगे, वो कौमी खजाने का पार्ट नहीं बनेंगे, एंड शैल बी पेड टू द प्रोविंस वेयर वेलहेड इज़ लोकेटेड, तो जहाँ पे कुआं मौजूद है वो सूबे को दे दिए जाएंगे। तो इसका मतलब है कि बलूचिस्तान से जो भी सुई गैस के ज़खायर निकल रहे हैं वो सारा पैसा उनको जा रहा है, वो वफाक को नहीं जा रहा। और ठीक है, इसी तरीके से जो नेट प्रोसीड्स ऑफ फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन ऑयल चार्ज एट वेलहेड shall not form part of the federal consolidated fund and shall be paid to the province where wellhead is located। अगर कोई तेल का कुआं निकल आया तो फिर उस पे जो पैसे होंगे वो भी वफाक को नहीं मिलेंगे बल्कि उस सूबे को मिलेंगे जहां से तेल का कुआं निकला है। ओके, तो सर इन दोनों में नेट प्रोसीड्स की बात हो रही है और प्रोसीड्स का मतलब होता है सेल्स, ठीक है। 2 में कहता है नेट प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट होते हैं सेल माइनस एक्सपेंसेस, तो इसका मतलब है दोनों बातों में फर्क है। तो ऊपर ए और बी में रिसीट्स की बात हो रही है और 2 के अंदर प्रॉफिट की बात हो रही है, यानी कि सेल माइनस एक्सपेंसेस। सो द नेट प्रॉफिट्स अर्नड फ्रॉम द बल्क जनरेशन ऑफ पावर एट अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन शैल बी पेड टू द प्रोविंस। सर हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन होता है पानी से बिजली बनाना, तो अगर किसी सूबे में पानी से बिजली बनाई जा रही है तो खर्चे माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो सूबे को दे दिया जाएगा। तो सर अगर केपीके में आप देखेंगे कि बिजली बन रही है और बिजली पानी से बन रही है तो उस बिजली पे जो प्रॉफिट मिल रहा है वो सारे का सारा केपीके को मिलेगा। और ठीक है, सो नेट प्रॉफिट मींस रेवेन्यू फ्रॉम सप्लाई ऑफ पावर लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो नेट प्रॉफिट से मुराद यहाँ पर यह है कि सप्लाई ऑफ पावर में से लेस कर दी जाएगी ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो पैसे आपको मिल रहे हैं पावर बेचने पे तो आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या शामिल है, कोई भी टैक्सेस, कोई भी ड्यूटीज़, कोई भी सूद, कोई भी डेप्रिसिएशन एंड एलिमेंट ऑफ ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस होता है कि जी वियर एंड टियर, इसको भी डेप्रिसिएशन ही बोलते हैं। तो ये सब माइनस करने के बाद जो पैसे बचेंगे वो आप उस सूबे को दे देंगे। किसी का कोई सवाल? जी
नहीं सर, वो कुछ और था नेचुरल, जो अदर सोर्स से मैं पढ़ा था ना, नेचुरल रिसोर्स, दैट वाज समथिंग एल्स। वो क्या था जी? वो ये था कि आपने अगर अपनी ज़मीन किसी को वक्फ कर दी कि आप इस पे नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लोर करें, उसके बदले आपको पैसे मिले, तो वो है, तो वो था वो अदर सोर्स। ये तो वाकई में आपके जो है वो कुएं निकल आए हैं, तो ये तो उसकी बात हो रही है। सर ए में जो बात हो रही है वो गैस के कुएं की बात हो रही है, और बी में जो बात हो रही है वो तेल के कुएं की बात हो रही है। बस ये फर्क। हमारे पाकिस्तान में गैस का कुआं है, अरबियों में तेल का कुआं है, तो ये फ़र्क है। बाकी फ़र्क आपको पता है सारे। ठीक है जी। आर्टिकल 162, प्रायर सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट टू बिल्स अफेक्टिंग टैक्सेशन इन विच प्रोविंसेस आर इंटरेस्टेड। वो कहता है कि अगर कोई भी आप कानून ऐसा लाना चाहें जिससे सूबों को मिलने वाले पैसों में कोई फ़र्क आ जाए, तो उसके लिए आपको प्रेसिडेंट से पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी। यानी कि अगर हम कोई भी ऐसा कानून लाना चाहते हैं जिससे सूबों में जो टैक्स का पैसा तकसीम हुआ था ना एनएफसी के तहत, अगर उस पैसे में कोई फ़र्क आ रहा है ना, तो सर आपको पहले सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो ठीक हो गया। सो फॉलोइंग बिल्स विल नॉट बी मूव्ड इन द नेशनल असेंबली विदाउट सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये जो नीचे कवानीन है, अगर आप ये कवानीन इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं, नाफिज करवाना चाहते हैं, तो सदर पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर, अप्रूवल के बगैर आप नेशनल असेंबली में नहीं ले जा सकते। कौन से बिल? अ बिल विच इम्पोजेज या वेरीज अ टैक्स। ऐसा कानून जिससे कोई टैक्स लगे या टैक्स में फ़र्क आए, द प्रोसीड्स ऑफ विच इज़ एलोकेटेड टू एनी प्रोविंस। जिस टैक्स का पैसा प्रोविंस को मिलता है। तो अगर आप ऐसा कोई टैक्स कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिर आपको पहले सदर से पूछना पड़ेगा। अच्छा भाई, होता ही है कि टैक्स लगाता ना वफाकी कानून ही है, वफाकी हुकूमत ही है, लेकिन उस टैक्स से जो पैसे मिलते हैं ना, वो पैसे फिर सूबों में जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल छोटी सी देता हूँ, गाड़ियों पे टैक्स चेंज हो गया। पहले कैपेसिटी पे था, यानी अगर आपकी गाड़ी फॉर एग्जांपल 1800 से 2000 सीसी है, तो उन्होंने सीसी की रेंज रखी हुई थी इंजन कैपेसिटी की। इस पर टैक्स था 2 लाख रुपया, खरीदने वाले से 2 लाख रुपया टैक्स वसूल किया जाता था। अब उन्होंने इसको चेंज करके कर दिया वैल्यू पे। अगर गाड़ी आपकी 80 लाख रुपए की है, तो अब उस पर 5% है मेरे भाई। 80 लाख का 5% कितना बनता है? 4 लाख। तो सर क्या इस टैक्स से सूबों को मिलने वाले पैसे में तब्दीली हो गई? हो गई। तो सर ये आपने पहले प्रेसिडेंट से अप्रूव कराना, या बगैर अप्रूवल के नहीं करा सकते। ठीक होगी बात? बात समझ आ गई? आगे चलें। और करो सी है। A bill which varies the meaning of agricultural income for charging income tax। अगर आपने कोशिश की कि एग्रीकल्चरल इनकम की तारीफ में फ़र्क पड़ जाए, तो सर सॉरी, ये भी आपको पहले प्रेसिडेंट से अप्रूव कराना पड़ेगा। आपने कोशिश की कि जो रेंट पे देते हैं ना एग्रीकल्चर इनकम, उसको ज़रा एग्रीकल्चर इनकम से बाहर निकाल दें, उसने कहा सॉरी, पहले प्रेसिडेंट से अप्रूवल। बड़ा बड़ा रिस्क है भाई, क्योंकि बहुत से लोगों की इनकम जो है वो एग्रीकल्चर इनकम है। आपने अगर तारीफ बदली, सूबों को मिलने वाले टैक्स में फ़र्क पड़ जाएगा, तो इसीलिए आप प्रेसिडेंट साहब की अप्रूवल के बगैर ये काम नहीं कर सकते। तो ठीक है, और सब अच्छा है, करोगे अब सीए? आगे चलें। अ बिल विच अफेक्ट्स द प्रिंसिपल्स ऑन विच मनीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रोविंसेस। या कोई ऐसा कानून जिससे सूबों को पैसा तकसीम करने के फॉर्मूले में फ़र्क आ जाए। ठीक होगी बात? जैसे अम्मी का फॉर्मूला होता है ना कि बेटा ये चिप्स का डब्बा आया है, इसके बराबर बराबर 5 हिस्से होंगे, 5 हिस्से होंगे और ये दिए जाएंगे। अब आप अम्मी को प्रपोज करते हैं, अम्मी देखें ऐसे ना करें, हम 5 लोग हैं, तो आप उम्र का भी तो लिहाज करें ना। जिसकी सबसे ज़्यादा उम्र है उसको चिप्स भी ज़्यादा मिलने चाहिए, जिसकी कम उम्र है उसको चिप्स भी कम मिलने चाहिए। तो आप तकसीम के फॉर्मूले में ना मुदाखलत कर रहे हैं। तो सर इसके लिए आपको पहले अब्बू से अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि अबू मैं ये बिल पेश कर दूं अम्मी के सामने, अबू इजाज़त देंगे तो फिर आपको ये तकसीम का फार्मूला प्रेजेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। ठीक होगी बात? सब अच्छा है? कोई सवाल? कोई सवाल? चलें फिर आगे चलते हैं। सवाल ही कोई नहीं है। अगर आपको लग रहा है ना कि ये चैप्टर ख़त्म होगा तो मैं आपको छोड़ दूंगा, ये आपकी भूल है। ये मैं आपको पहले बता दूं, टाइम इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे, मैंने चैप्टर 15 शुरू करा देना है। कोई मसले वाली बात नहीं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं जो कि आप भूल जाएं।
सेल टैक्स तो मैं नहीं शुरू करा रहा, ऑब्वियसली वो तो कॉन्सेप्ट है, तो वो तो सिंपल रीडिंग है भाई। तो इसलिए आप ना खुल के सवाल पूछें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी हमारे माशाल्लाह 55 मिनट रहते हैं, ठीक है मेरे भाई। मीटिंग मेरी 4 बजे है, बकरे लेने जाना है मैंने 6 बजे, तो मसला ही कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इज सेट, ऑल इज सेट। जी जाके देखते हैं कितने का मिलता है एक बकरा। लाख तक यार, मतलब कोई रहम करो यार। यार आप में से कोई बकरों का काम नहीं करता, कोई ऑनलाइन डिलीवर करा दे मुझे। हाँ दराज के थ्रू, बस कोरियर के थ्रू। जी अच्छा चलें आगे चलें। प्रोविंशियल टैक्सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ ओ मैन, आपकी मुतल्लिक बात आ रही है प्रोफेशंस। सर जो ये ऑडिटर्स होते हैं ना, सीएज होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, सर्विसेज की बात हो रही है। जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके ऊपर याद रखिएगा कि प्रोविंशियल टैक्सेस लगाते हैं। ये बात आपने बड़े ध्यान से समझनी है। सर एक होता है सेल्स टैक्स। सेल टैक्स गुड्स पे भी लगता है और सर्विसेज पे भी लगता है, खिदमात पे भी लगता है। सर गुड्स पे जो टैक्स है ना, ये लगाते हैं फेडरल, और ये वो सेल्स टैक्स एक्ट है जो कि इंशाल्लाह हम ईद के बाद आगाज करेंगे। जबकि ये जो टैक्स है ना सर्विसेज खिदमात के ऊपर, सर ये सूबे लगाते हैं। रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं ना, उसके ऊपर टैक्स लगा होता है ना, वो ये वाला होता है, वो ये वाला होता है। गाड़ियाँ खरीदते हैं उस पर टैक्स ये होता है, पानी की बोतल खरीदते हैं ये होता है, कोई भी चीज़ बाजार से खरीदते हैं गुड्स ये होता है। लेकिन अगर आप डेंटिस्ट से दांत निकलवाएंगे ना तो वो आपसे ये टैक्स वसूल करेगा। रेस्टोरेंट से खाना खाएंगे ये टैक्स वसूल करेगा। आप अपना ऑडिट कराएंगे तो ये टैक्स होगा। आप अपना घर डिज़ाइन कराएंगे आर्किटेक्ट ये टैक्स लेगा। इवन जो आप मोबाइल पे सिम आपके पास है ना, जो आप कार्ड डलवाते हैं उस कार्ड के ऊपर जो आपसे वसूल किया जाता है वो ये वाला टैक्स वसूल किया जाता है, सर्विसेज का टैक्स। ठीक होगी बात। तो ये उनकी बात कर रहा है कि जो सर्विसेज हैं उन पे टैक्स सूबा लगाएगा। अ प्रोविंशियल असेंबली में इम्पोज टैक्स, सूबाई असेंबली भी टैक्स लगा सकती है, नॉट एक्सीडिंग लिमिट स्पेसिफाइड बाय पार्लियामेंट। लेकिन सर ये उन लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकता जो पार्लियामेंट ने बता दिया है। ऑन पर्सन एंगेज इन प्रोफेशन, ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट्स। तो जो लोग भी सर्विस, इन सबका मतलब सर्विसेज ही कंसिडर करें आप, ट्रेड पे अभी ना जाए, ट्रेड का वर्ड आपको कंफ्यूज करेगा। बस यही समझ लें कि ये सर्विसेज का टैक्स है जो कि सूबे लगाते हैं। तो सर्विसेज पे टैक्स सूबे लगाते हैं, लेकिन उनको इससे पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी पार्लियामेंट से। कोई सवाल नहीं पूछेंगे आप? ग्रांट्स आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, खजाने से अगर किसी को इमदाद देनी हो, द फेडरेशन और अ प्रोविंस में मेक ग्रांट्स फॉर एनी पर्पज, किसी भी शख्स की मदद कर सकते हैं। ठीक है जी आगे चलिए। एग्जेम्पशन ऑफ सर्टन पब्लिक प्रॉपर्टी फ्रॉम टैक्सेशन, द फेडरल गवर्नमेंट इज नॉट, ये बात आपने पढ़ी हुई है पहले, द फेडरल गवर्नमेंट इज नॉट लायबल टू पे टैक्स ऑन इट्स प्रॉपर्टी और इनकम अंडर एनी एक्ट ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। सर अगर सूबाई असेंबली ये कानून बना देना कि वफाकी हुकूमत के इनकम के ऊपर हम टैक्स लगा रहे हैं, तो सर सब फारग है। तो इसका मतलब है कि अगर सूबा कोई टैक्स लगा देगा वफाक के ऊपर, तो वफाक उस पर टैक्स पे नहीं करेगा। A provincial government is not liable to pay tax on its property or income under Act of Majlis-e-Shura or Act of the Provincial Assembly of other province। अगर पंजाब को कह दिया जाता है वफाक की तरफ से कि पंजाब तुम टैक्स पे करोगे, सॉरी आइन में लिखा हुआ है वफाक सूबे पे कोई टैक्स नहीं लगा सकता। सिंध ने पंजाब को कह दिया कि पंजाब तुम टैक्स पे करोगे, सॉरी आइन में लिखा हुआ है एक सूबा दूसरे सूबे पे टैक्स नहीं लगा सकता। तो इसका मतलब है ना तो सूबे वफाक पे टैक्स लगा सकते हैं, ना वफाक सूबे पे टैक्स लगा सकता है, ना ही सूबे आपस में टैक्स लगा सकते हैं। और ठीक है यार, हम भी कोई सूबा होते हैं, हम भी वफाक होते हैं, हम पे भी कोई टैक्स ना लगता। लेकिन 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 इफ एनी ट्रेड या बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट आउटसाइड प्रोविंस, ये बात हमने पढ़ी हुई है चैप्टर 13 में, कि अगर सूबा अपने सूबे से बाहर कोई सर्विसेज देगा या कोई बिजनेस देगा, दैट इनकम मे बी टैक्स्ड। सर उस इनकम पे टैक्स लग सकता है अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एक्ट ऑफ प्रोविंशियल असेंबली वेयर बिजनेस इज कैरिड ऑन। तो अगर पंजाब सिंध में सर्विसेज दे रहा है तो सिंध उस पर टैक्स लगा सकता है, वफाक उस पर टैक्स लगा सकता है, लेकिन पंजाब से पंजाब के अंदर ही टैक्स वसूल नहीं किया जा सकता। ना कोई दूसरा सूबा वसूल कर सकता है, ना वफाक वसूल कर सकता है। हाउएवर फी फॉर सर्विसेज कैन बी इम्पोज, ठीक है जी कोई फी वगैरह तो लगाई जा सकती है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई सवाल? पता है मुझे नहीं पूछेंगे क्या चीज़ है?
दूसरा पॉइंट कौन सा है? मेरे भाई ने दोबारा रिपीट करी दरख्वास्त की है। सर ये देखिए, ये दो सूबे हैं, ये पंजाब है, ये सिंध है। पंजाब अगर अपने अंदर ही कोई सर्विस वगैरह करता रहेगा ना, उस पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर पंजाब ने सिंध में कोई कारोबार खोल दिया तो फिर अपने सूबे से बाहर चले गए ना, तो इस पे टैक्स लगेगा, इस पे टैक्स लगेगा। सिंध इस पे टैक्स लगा सकता है, वफाक इस पे टैक्स लगा सकता है। ओके सर, ये फ़ी कोई लगाई जा सकती है, यानी अगर पंजाब जो है, पंजाब में कोई काम कर रहा है तो वफाक कह सकता है नहीं जी आप इस पे मुझे 5 रुपये या 10 रुपये पर फॉर्म या पर कोई भी चीज़ आप देंगे। इस तरह की बात हो सकती है, कोई भी कुछ सर्विसेज कोई लगा सकते हैं वो। शक्तियां ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज टैक्स ऑन इनकम ऑफ सर्टेन कॉरपोरेशंस। सर पार्लियामेंट के पास ये शक्ति मौजूद है कि वो कुछ कंपनीज की इनकम पे टैक्स लगा सकते हैं। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर चार्जिंग ऑफ टैक्स ऑन द इनकम ऑफ ए कंपनी एस्टेब्लिश बाय और ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सर अगर वफाक ने या सूबे ने कोई PIA बनाई हुई है ना, तो सर उस पर टैक्स लगाया जा सकता है। ये सारी बातें ना चैप्टर 13 वाली हैं। आपको याद होगा कि सूबे हुकूमत की इनकम एग्जेम्प्ट थी, लेकिन अगर हुकूमत ने कोई कंपनी बनाई हुई है, उस कंपनी की इनकम एग्जेम्प्ट नहीं थी। याद आया आपको? तुझे क्या याद आना, तुझे तो याद ही कुछ नहीं है। तो भाई अगर हुकूमत ने कोई कंपनी बना दी है, उस कंपनी पर टैक्स लग सकता है। तो ये बात लिखी हुई है कि जी पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर चार्जिंग ऑफ टैक्स ऑन द इनकम ऑफ ए कंपनी एस्टेब्लिश्ड बाय, ओन्ड बाय और कंट्रोल बाय फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो सूबाई और वफाकी हुकूमत ने अगर कोई भी कंपनी बना ली तो उस कंपनी के ऊपर जो टैक्स है वो बिल्कुल लगाया जा सकता है। ऑर्डर ऑफ कोर्ट इंक्लूडिंग सुप्रीम और हाई कोर्ट विच कॉन्फ्लिक्ट्स विद अबव प्रोविजन शैल बी वॉइड। अगर अदालत ने फैसला दे दिया ना कि भाई कंपनीज पे टैक्स नहीं लग सकता, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नल एंड वॉइड होगा। ये आइन कहता है, आइन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट तुम्हें कोई इख्तियार नहीं है ये कहने का कि कंपनीज की इनकम पे टैक्स नहीं लगाना। बात होता, तो इसका मतलब है ये एक यूनिवर्सल किस्म का लॉ बन गया पाकिस्तान के अंदर कि पार्लियामेंट जो है वो कंपनीज के ऊपर टैक्स लगा सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको ख़त्म करने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला किसी भी तरह से वैलिड नहीं होगा, वो वॉइड हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? हाँ जी, एक किस्म की इनकम उन्हीं की होगी। आपकी बात दुरुस्त है, अगर हुकूमत कोई कंपनी बना लेती है तो अल्टीमेटली उन्हीं की होगी, लेकिन बाहर टैक्स तो वो देंगे ना। PIA बना ली, जैसे पाकिस्तान स्टील मिल बना ली, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जो इनकम कमा रहे हैं उस पर तो टैक्स देंगे ना। अल्टीमेटली टैक्स आना अपने पास ही है। हाँ, उनकी PIA की इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी, उस पर जो टैक्स बनेगा वो FBR को जमा करा देंगे और FBR से हुकूमत के पास वापस आ जाएगा। तो हुकूमत पहले FBR को जमा कराएगी, FBR से फिर वापस वसूल कर लेगी, तो बात तो वही होगी। सर टैक्स ही है बस। मैंने इसकी मिसाल आपको ऐसे दी थी कि अगर आपकी कोई दुकान है और आप दुकान से कोई कोका कोला की बोतल उठाते हैं तो आप 200 रुपये वहाँ पर रख देते हैं। क्यों सर? आप ही की दुकान है, क्यों करते हैं आप ऐसा? इसलिए कि दुकान का हिसाब सीधा रहे। कल को मैं जब अपना स्टॉक सारा रिकनसाइल करूँगा, पता लगेगा एक बोतल के 200 रुपये तो आए ही नहीं, तो मैं मुश्किल कामों में पड़ जाऊँगा। उस हिसाब को सीधा करने के लिए मैंने अपनी जेब से 200 निकाल के दुकान में डाल दी कि चलो यार ये सेल के पैसे आ गए। ठीक होगी बात? तो इसलिए ये भी हिसाब हुई है कि शायद ये कंपनीज के हिसाब को सीधा करना चाह रहे हैं कि इनका हिसाब सीधा रहे। ओके, आना अपने पास ही है पर सीधा रहे। कोई सवाल? नहीं सर, कोई इस तरह का प्रोविंशियल नहीं है, एक ही फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। सूबों के और इदारे हैं जो ये सर्विसेज के ऊपर टैक्स वसूल करते हैं। पंजाब का है प्रोविंशियल रेवेन्यू, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, सिंध का है सिंध रेवेन्यू बोर्ड, KPK का है KPK रेवेन्यू अथॉरिटी और बलूचिस्तान का है बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी। तो वो सिर्फ सर्विसेज के ऊपर टैक्स वसूल करते हैं। इनकम टैक्स सारे का सारा वफाक के पास जाता है, जो NFC के तहत वापस सूबों को भी मिल जाता है। आप सारी चेन समझ आ गई? फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट ये आप अभी पढ़ेंगे और खुद पढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूं ये है क्या। सर ऊपर हेडिंग बनी हुई है पावर्स ऑफ द फेडरेशन टू लेजिस्लेट ऑन टैक्सेस, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट किन किन चीज़ों पे टैक्स लगा सकता है। और अगर टेबल के नीचे देखें तो लिखा हुआ है पावर ऑफ द प्रोविंसेस टू लेजिस्लेट ऑन टैक्सेस, सूबे कौन कौन सा टैक्स लगा सकते हैं। तो ऊपर आप पढ़ें ये वो टैक्सेस हैं जो फेडरल लगा सकता है,
और नीचे पढ़े ये वो टैक्सेस हैं जो कि सूबे लगा सकते हैं। इसको पढ़े ज़रा, खुद पढ़ें, इसमें सिर्फ नाम लिखे हुए, मेरे पढ़ाने वाला कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जनाब सर ये इन्होंने ना एरिया डिफाइन किया है, मेरे ख्याल में 1 कनाल है या 2 कनाल है, कुछ इससे ऊपर ऊपर हाउसेज हैं, कुछ इस तरह करके इन्होंने बनाया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, तो उन्होंने एक लिमिट बनाई है ना, उन पर भी लगता है टैक्स, वो देते नहीं, एक अलग बात है। टैक्स तो उन्होंने 12 लगा दिया हुआ है। देखिए कानून बनाना एक और बात है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना एक और बात है। हमारा मसला कानून बनाने का नहीं है, हमारा मसला कानून इम्प्लीमेंट कराने का है। तो कानून तो यहाँ पे सारे मौजूद हैं, आइन भी मौजूद है, ठीक है मेरे भाई। सर कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक ही टैक्सेस के डिफरेंट नेम्स हैं बस, कोई फ़र्क नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ना, जब चीज़ें इंपोर्ट होती हैं ना, उस पर पहले कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, फिर एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, फिर रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई जाती है, फिर उस पर सेल्स टैक्स लगाया जाता है, फिर उस पर एडिशनल सेल्स टैक्स लगाया जाता है, फिर उस पर वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जाता है, फिर उस पर इनकम टैक्स लगाया जाता है, फिर उस पर सेस चार्ज लगाया जाता है, फिर उस पर प्रोविंशियल टैक्स लगाया जाता है। 9 टैक्स लगाए जाते हैं, सारे हुकूमत के पास जाते हैं, तो आप एक ही लगा दो, टैक्स कह दो उसे, ख़त्म हुई बात समझ आई। तो सर ये बस एक ही बात के ना 9 नाम इन्होंने रखे हुए है सारा रेवेन्यू है, सारा टैक्स। कोका कोला पेप्सी में क्या फ़र्क है? थोड़ा बहुत फ़र्क है, जो शौकीन लोग हैं उनको पता फ़र्क है, लेकिन चले कोई फ़र्क नहीं है। तो यही है, कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी, टैक्सेस, है सब कुछ एक ही, तो है सब कुछ एक ही। सॉरी, कैपिटल वैल्यू सर ये बेसिकली ना प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लगता है, सीवीटी एक टैक्स है, ये सीवीटी टैक्स, ये आपके कोर्स में नहीं है, ये हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, आपको याद होगा। अगर आप चैप्टर 1 का सेकंड लास्ट सफ़ा निकालेंगे ना, तो वहाँ पे सीवीटी लिखा हुआ है, तो ये वो है, ये भी एक टैक्स है जी। फनकारी स्टैम्प ड्यूटी होती है जी, एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करें ना तो स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, वो भी एक टैक्स है। हाँ बस ऐसे ही है, यही समझें आप, वो ट्रांसफ़र के ऊपर होता है सीवीटी। तो सर अगर आपको कोई कहे कि जी आपने एक चीज़ मंगाई है, उस पर मुझे 300% टैक्स दे दो, आप कहेंगे तेरा दिमाग सही है, तू मेरे से 300% टैक्स मांग रहा है, यही कहेंगे ना आप। फिर आप कहेंगे अच्छा चलो नहीं, एक टैक्स है वो 10% है, एक टैक्स 40% है, एक 30% दे दो, एक 10% दे दो, एक 5% दे दो, एक 60% दे दो, एक 30% दे दो। हाँ ये ठीक है यार, क्यों कर लेते हैं, और टोटल करो बनेगा 300 ही। तो बस शायद हुकूमत ने इसको तोड़ दिया, जैसे वो कहते हैं ना बाटा में जूतों की कीमत है 2,999 रुपये, क्या चक्कर है ये, बस वो आपका साइकोलॉजिकल है, या 3,000 ना हो, 999 हो जाए यार, नहीं शुक्र है 1,000 नहीं है, बस ये सिर्फ आपके दिमाग के साथ खेलते हैं और कुछ भी नहीं है। तो एक टैक्स ये 300% नहीं लगा सकते, इसलिए उन्होंने सारे टैक्स मिला के 300% किए हैं, ताकि थोड़े थोड़े लगे ना, 10%, 2%, 5%, 8%, 13%, 15%, 16%, 21% मिला के बनता वो भी 300 ही है। और कोई सवाल इसके अंदर जी? कहाँ पे लिखा हुआ है टर्मिनल टैक्सेस ऑन गुड्स और पैसेंजर्स कैरिड बाय रेलवे सी? सर ये आपको पता ना, एयरपोर्ट का टर्मिनल होता है, फिर बस टर्मिनल होता है, अभी जहाँ से तू बैठ के जाएगा अपने घर जर्मनी, होता है ना वो टर्मिनल, बस टर्मिनल।
तो ये टर्मिनल के ऊपर भी अक्सर टैक्सेस लगा देते हैं कि जिस बस का टर्मिनल है वो इतना टैक्स हमें पे करे, रेलवे टर्मिनल है उस पर टैक्स पे करें, एयरपोर्ट है उस पर टैक्स पे करें, ये वो बात हो रही है, तो उनको कहते हैं। और किस जी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, जी बिल्कुल, प्रोडक्शन कैपेसिटी पे टैक्स होता है। ये सेल्स टैक्स में आपको पढ़ाया जाएगा कि प्रोडक्शन कैपेसिटी पे टैक्स लगता है। उसमें ये होता है कि आई थिंक स्टील है, स्टील की बात है कि स्टील जो लोग बनाते हैं ना, जो स्टील फैब्रिकेशन कंपनीज हैं, उन पे टैक्स ऐसे नहीं लगता कि जी आपने कितना कमाया। उस पर यह है कि अगर आपकी कैपेसिटी है फॉर एग्जांपल 1000 टन बनाने की, तो 1000 टन पे टैक्स इतना है, बस आप देंगे वो। आपने कुछ बनाया है, कुछ नहीं बनाया, कुछ कमाया, कुछ नहीं बनाया, आपने टैक्स देना है। 2000 कैपेसिटी है तो इतना देंगे, 3000 है इतना देंगे। जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ती जाएगी टैक्स बढ़ता जाएगा, आप चीज़ें बनाएं या ना बनाएं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कैपेसिटी टैक्स है जी, बस ऐसे फजूलियात हैं जी। सर वो 1000 पे देंगे। सर आपको क्या क्या बताएं सर, अभी आपने सिर्फ 40% पढ़ा है। अभी जब आप C5 में जाएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा कि हो क्या क्या रहा है। हाँ उससे तो ज़्यादा ही है, फिलहाल जो आप पढ़ रहे हैं उनसे तो ज़्यादा ही। उनमें तो बहुत थोड़ा था, उनमें तो बस टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना, न्यूमेरिकल का छोटा सा फॉर्मेट, बस उनको इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता। एक दफ़ा मैंने किसी देखा था सेट डिग्री का कोर्स, बिल्कुल सर। हाँ हाँ उससे तो ज़्यादा ही है ये। कोई सवाल? लेकिन सर कैफ करने के बाद वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, BBA करने के बाद आप नहीं कर सकते, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनको तो डिग्री मिलती है ना ग्रेजुएशन की, आपको कैफ के बाद क्या मिलता? तो उससे इलेक्शन लड़ लेंगे आप, ग्रेजुएट हो जाएंगे आप ग्रेजुएट नहीं होंगे, तो इसका मतलब है तो वो आपसे ऊपर ही नहीं। सर वो फिर आपको एग्जाम्शन लेनी पड़ती हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की, ये 2-4 पर्चे पास करने पड़ते हैं, फिर आपको ग्रेजुएशन मिलती है। ठीक है, वो लंबे तरीके हैं, तो इसीलिए वो कम पढ़ के भी आपसे ऊपर हैं। ठीक है, सो खाने को रोटी नहीं। अच्छा जी, हाँ जी हो सकता है बिल्कुल। बस ये जितना यहाँ पे पढ़ा दिया जाता है ना, इतना आपका आर्टिकल में काम चल जाता है। ठीक है, गुजारा मुजारा आपका हो जाता है, बाकी फिर आप C5 में पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि पहले 1 साल आर्टिकल में तो आपको खुद समझ नहीं आती कि हो गया रही है मेरे साथ। ठीक है, वो तो आपको बेसिकली ट्यून कर रहे होते हैं, तराश खराश कर रहे होते हैं, तब तक आपकी अटेम्प्ट आ जाती है, उसके बाद आपने टेक्स्ट पढ़ ही लेना होता है। तो जब आपको समझ आती है कि काम कैसे होता है, काम करते क्या हैं, तब तक आपकी चीज़ें जो है ना वो सेट हो जाती हैं। ठीक है जी, माजी के पर्चा जात पे आइए। और कोई सवाल इसके अंदर? हाँ तो दोबारा पढ़ेंगे आप, आपके पास टेक्स्ट की किताब होगी, आप पहले वो खोल के दोबारा पढ़ेंगे। सर अगर ये चेंज ना भी होता ना तो आर्टिकल्स तक आपको वैसे ही भूल जाना है, और आपको पेपर से अगले दिन भूला होता है, तो आपको क्या लगता है आपको आर्टिकल में याद होगा? ये आर्टिकल में भी आप किताब ही खोलेंगे। इंशाल्लाह आपको किसी दिन मैं लॉ दिखाऊंगा, ये 15वां चैप्टर जब कराऊंगा ना, इस दौरान मैं आपको रिटर्न का फॉर्मेट भी दिखाऊंगा और आपको कानून भी दिखाऊंगा कि कानून ड्राफ्ट कैसे हुआ है। बल्कि आई थिंक दिखाया भी था किसी दिन, आपको शुरू शुरू में दिखाया था, शायद नहीं दिखाया। चले मैं आपको दिखाऊंगा कि कानून ड्राफ्ट कैसे हुआ होता है, ताकि आपको थोड़ा अंदाजा हो कि कानून की असल लैंग्वेज क्या है। ये तो आसान करके आपको बता दी गई कानून की लैंग्वेज क्या है, तो इंशाल्लाह बात करेंगे। आइए जी पास्ट पेपर पे, सफ़ा नंबर 15। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस। उसने 6 टैक्सेस का नाम दिया हुआ है। इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव मेंशन टैक्सेस ड्यूटीज आइडेंटिफाई वेदर दे आर कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ फेडरेशन और प्रोविंसेस। तो सर आपने बताना है कि ये फेडरेशन के अंडर आते हैं क्या प्रोविंसेस के अंडर आते हैं। तो ये जो पिछले सफ़े पे बातें लिखी हैं अगर आपको याद होंगी तो आप बता देंगे, नहीं होंगी तो नहीं बताएंगे। 8वें पे आइए, लिस्ट 6 टाइप्स ऑफ टैक्सेस विच आर कवर्ड विद इन द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रोविंसेस। प्रोविंसेस के पास कौन कौन सी टैक्स लगाने की शक्तियां हैं? कौन सा सफ़ा? पिछला सफ़ा। NFC has the duty to make recommendations to the president with regard to finance related matters. You are required to list such recommendations. हाँ जी, कौन सी रिकमेंडेशन दे सकता है जी? कौन से सफ़े पे लिखा है? पीछे, अजीब आदमी है तू। सर ये लिखा है पेज नंबर 2 पे, ड्यूटीज लिखनी है आपने। स्टेट द टैक्सेस एंड ड्यूटीज विच मे बी रेज्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। ऑल्सो स्टेट 4 टाइप्स ऑफ टैक्सेस विच आर कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ द फेडरेशन प्रोविंसेस। पिछला सफा।
और ए में क्या लिखेंगे, सॉरी ए नहीं, बी के अंदर दो सवाल है। स्टेट द टैक्सेस एंड ड्यूटीज विच में बी रेज्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। पेज 12 पे .3 नजर आ रहा है, पेज 12 पे .3, और दूसरे के अंदर तो ये पेज नंबर 14 ही लिख कर आएंगे आप बेचारे आप। सवाल नंबर 6, लिस्ट एनी 5 टैक्सेस विच कैन बी इम्पोज बाय द फेडरल गवर्नमेंट, पिछला सफा। स्टेट द, पेपर में ना लिखाइएगा पिछला सफा। स्टेट द ड्यूटीज ऑफ नेशनल फाइनेंस कमीशन, सफा नंबर 12 पॉइंट नंबर 2। लिस्ट द टैक्सेस एंड ड्यूटीज विच मे बी रेज्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, पेज नंबर 12 पे पॉइंट नंबर 3। ऑल्सो लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस विच आर कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ द प्रोविंसेस, पिछला सफा। यार यही की सवाल रिपीट हो रहे हैं यार। लिस्ट एनी 5 टाइप्स ऑफ टैक्सेस विच कैन बी इम्पोज बाय द फेडरेशन। चलिए आपका शुगर लगा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। नहीं, सवाल चेंज हुआ भाई। अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 160 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल फाइनेंस कमीशन हु मे बी मेंबर ऑफ सच कमीशन। क्या लिख के आएगा मेरा भाई, है पेज नंबर 12 पॉइंट नंबर 1। ठीक है जी, फाइनेंस मिनिस्टर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, क्या क्या समझ आई आपको? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड इज एन खजाना विच इज ऑलवेज एम्प्टी। ये लिख कर आएंगे, क्या लिख कर आएंगे फिर बताएं तो सही। उसने तो ये पूछा ना आपको क्या समझ आई है, तो आपको तो ये समझ आई है, तो बताएं क्या समझ आई है। अच्छा समझ आ गई भाई को। वो कहते हैं जी रेवेन्यू रिसीव्ड अदर लोन्स रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ लोन रिसीव्ड शैल बी चार्ज टू द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। भाई कह रहे हैं मुझे ये समझ आई है। एन्यूमरेट द एक्सपेंडिचर्स विच आर चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। वो खर्चे बता दें जो आइन में बता दिए गए हैं कि आपने खजाने में से करने हैं। सदर की तनख्वाह, सदर के दफ्तर के खर्चे, सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाह, हाई कोर्ट के जजों की तनख्वाह, इलेक्शन कमिश्नर की तनख्वाह, स्पीकर डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की तनख्वाह, और इन तमाम लोगों के दफातर के खर्चे। ऑडिटर जनरल तो रह गया, उसकी तनख्वाह। ये तो हमें कभी नहीं भूलेगा, ये तो हमें कभी नहीं भूलेंगे नाम। तो हम ये नाम याद रखेंगे और इनके सबके नाम हम लिख कर आएंगे पेपर के अंदर, कहीं और नहीं। लिस्ट द टैक्सेस विच कैन बी इम्पोज बाय फेडरल गवर्नमेंट। ये शुगर लगा रहा है आपका एक ही सवाल बार बार पूछ के। ब्रीफली द ड्यूटी फाइनेंस कमीशन। उसकी जिंदगी में 3 ही चीजें हैं, एनएफसी, फेडरल के टैक्सेस, प्रोविंशियल के टैक्सेस। आज तक उसने चैप्टर 2 में इसके अलावा कुछ नहीं पूछा। लेकिन आप माशाल्लाह जिधर गए बेड़ेगर किए हैं, आप सवाल भी कोई नए लेकर आएंगे पेपर के अंदर। किसी का कोई सवाल ले जी, मुबारक हो, चैप्टर 2 खत्म हुआ जनाब। आर्टिकल जिसने लिखे हैं उसको नहीं याद होंगे, वो जिसने लिखे हैं वो भी दुनिया को याद नहीं है कि पता नहीं वो कौन था। जी मेरे भाई, बस ठीक है, अब यही तो मैं कल बता रहा था आपको। जी सर, और करें सीए। अच्छा प्लीज़ प्लीज़ खामोशी। अगर आप लोग कोई 2-3 सफ़े पलट के आगे आएंगे ना, तो आपने आना है सफ़ा नंबर, नहीं 3 पे नहीं यार, 18 पे आइए। 18 के आगे एक अजीब सा डिज़ाइन बना हुआ है, फिर सफ़ा पलटे, फिर लेफ्ट पे एक अजीब सा डिज़ाइन बना हुआ है, आगे लिखा हुआ है नेशनल फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 160, नज़र आ रहा है। अगले सफ़े पे आए, चैप्टर 2 फिर शुरू हो गया, नज़र आ रहा है। सर ये सारे चैप्टर का तर्जमा है जो कि उर्दू में लिखा गया है, तो अगर किसी को समझने में कोई मुश्किल हो वो यहां से चीज़ें देख सकता है। ओके, कोई मेरे जैसा हो ना जिसको अंग्रेज़ी ना आ रही हो, तो वो यहां से चीज़ें देख सकता है। इसमें चीदा चीदा पॉइंट्स की जो है ना वो बात की जा रही है। मैंने तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया ना, इसमें चीदा चीदा चीज़ें हैं। एनएफसी पूरा है इसके अंदर, एफसीएफ पूरा है। प्रोविंशियल और एफसीएफ चूँकि सेम है इसलिए प्रोविंशियल की बात नहीं हुई, बाकी सारा कुछ इसके अंदर है, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। किसी का कोई सवाल? हाँ भाई शौकत, अच्छा खुश ऐसे हो रहे जैसे किताब पेपर में होगी, अजीब बात नहीं है यार। चले पे चैप्टर 15 पे, वजह जी मेरे भाई। ओ यार तो हफ्ता है पूरा यार, हो जाएगा सब। नहीं सर, अकाउंटिंग के होते थे, अकाउंटिंग की पहले भी बुक ले जाने की इजाज़त होती थी। सी फैप में बीएफडी का ओपन बुक था और ऑडिट का ओपन बुक था। अब तो उसमें टैक्स का भी ओपन बुक हो गया हुआ। सी फैप ओपन बुक है। कोई आइडिया नहीं मुझे। सफ़ा नंबर 322,
जी भाई, क्या हुआ, क्या हुआ मेरे भाई? रिटर्न्स, असेसमेंट्स एंड अपील्स। सर आईकैप की किताब में गालिबन ये 3 चैप्टर्स हैं, ओके। लेकिन सर हम यहाँ पे इन तीनों को इकट्ठा करके पढ़ रहे हैं क्योंकि सबसे पहले आप रिटर्न जमा कराते हैं, ओके। चले मैं समझाने के लिए कहता हूँ। आप सबसे पहले आईकैप को पेपर देते हैं, रिटर्न्स। फिर आईकैप आपका पेपर चेक करता है, असेस करता है, असेसमेंट्स। और जब रिजल्ट आपकी मर्जी का नहीं आता तो फिर आप आईकैप से रीचेकिंग की दरख्वास्त करते हैं, अपील्स। बात समझ आ गई? तो सर ये इस तरीके से है कि रिटर्न में आप रिटर्न जमा कराएंगे, अपनी कैलकुलेशन जमा कराएंगे। असेसमेंट में आपकी कैलकुलेशन को चेक किया जाएगा, और अगर आप उस चेकिंग से खुश नहीं हैं तो फिर अपील्स में उस चेकिंग के खिलाफ अपील की जाएगी, डिसीजन रिव्यू किया जाएगा। ठीक है जी। तो फिर जो दूसरी अथॉरिटी, थर्ड अंपायर है, वो चेक करेगा कहीं नो बॉल तो नहीं थी, अल्ट्रा एज, ओके, और हॉक आई, सबको चेक किया जाएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये बात आपके साथ चैप्टर 4 में हो चुकी है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ पढ़ लें, टेबल के अंदर लिखा हुआ है कि क्या क्या हायरार्की है, किस तरीके से एफबीआर स्ट्रक्चर्ड है। सबसे पहले बोर्ड खुद आता है, फिर आते हैं दादाजी चीफ कमिश्नर, फिर आते हैं अब्बू जी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, और अब्बू के बड़े भाई ताया जी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स, और फिर आ जाते हैं जी ऑफिसर्स, एडिशनल कमिश्नर चाचू, डिप्टी कमिश्नर छोटा चाचू, असिस्टेंट कमिश्नर सबसे छोटा चाचू। तो ये लोग हैं जी जो एफबीआर में पाए जाते हैं। तो इन लोगों से आपका वास्ता पड़ता है। इन सब में फसाद की जड़ सी है भाई, कमिश्नर सी इज दी फसाद की जड़। जितने भी झगड़े होंगे आपके इसके साथ ही हो रहे होंगे। किसी का कोई सवाल? कोई सवाल नहीं। चले जी, इतिहास गवाह है इस बात का कि जब भी ये सफ़ा पड़ा, लाजमी क्लास में से 2-3 लोग निकले जिनके ऊपर लाजिम था रिटर्न जमा कराना, और उनको पता ही नहीं था। ठीक है, तो इस सफ़ा पढ़ के ये पता लगेगा कि क्या आप पे रिटर्न जमा कराना लाजमी है कि नहीं। तो अगर मैं टैक्स के कोई 60-70 सेशंस पढ़ा चुका हूँ तो हर सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 निकल ही आते थे। आज भी मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रिकॉर्ड कायम रहेगा। आप में सही जो बेशक आज बहुत थोड़े बैठे हैं, बाकी तो गिड़ा कर आ गए भाई को, तो वहाँ बाकी जो निकल गए हैं तो खैर चले, उनको छोड़ें। आप में से भी मुझे उम्मीद है कि थोड़े बहुत निकल ही आएंगे। चलें जी, देखते हैं आप कहाँ पे फॉल करते हैं। हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, किसके ऊपर लाजिम है कि वो रिटर्न जमा कराए। द फॉलोइंग पर्सनस आर रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर अ टैक्स ईयर। इन लोगों ने रिटर्न जमा करानी है। खामोशी से, शराफत से, मासूमियत से खुद ही हाथ खड़ा कर दीजिएगा अगर आप किसी भी पॉइंट में फॉल करते हुए। तो मैं समझाना शुरू करता हूँ, वो भाई ने पहली हार मान लिया। एवरी कंपनी, आप कंपनी नहीं हो सकते क्योंकि आप सब तो इंडिविजुअल हैं, तो इसलिए आपके ऊपर तो रिटर्न जमा कराने की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सर कंपनी के ऊपर रिटर्न जमा कराने की जिम्मेदारी है। एवरी कंपनी नहीं सर, वो वाली नहीं है। एवरी पर्सन अदर देन अ कंपनी, किसकी बात हो रही है? इंडिविजुअल्स एंड एओपी। देखें आप फॉल करते हैं कि नहीं, खुद ही हाथ खड़ा कर दीजिएगा। हुज टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर एक्सीड्स 6 लाख। अगर आपकी साल की टैक्सेबल इनकम 6 लाख से ज्यादा है तो आपने रिटर्न जमा करानी है। वो है कोई? वो देखे, वो काबू आ गया, देखा एक निकल आया, ये एक निकल आया, ये देख, ये शौकत निकल आया एक, वो भाई कैमरामैन भाई भी निकल आए, ये देखें 2 लोग, और मैं तो चलो हूं ही भाई, मैं तो पहले ही रड़ा गया। तो चले जी, हम 3 तो गए। नहीं नहीं, और आएंगे और आएंगे, अभी टेंशन ना ले, अभी 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 बहुत स्कोप पड़ा हुआ है, बहुत स्कोप पड़ा हुआ है। एवरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ले जी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप तो हो नहीं सकते, नहीं नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड होती है, आप नहीं हो सकते। आपने अगर कोई समाज सेवा का ठेका लिया हुआ ना कि नहीं सर ऐसे नहीं होगा। ए पे आए, एवरी पर्सन हुज इनकम फॉर द ईयर इज सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्सेशन। अगर आप डिविडेंड कमाते हैं तो आपने रिटर्न जमा करानी है कोई? नहीं, आ जाएंगे, कोई बात नहीं। ले जी, एफबीआर ने ना पहले ये 4 पॉइंट्स लिखे, ए बी, ए सी और ए ई। अगर तो कोई इन चारों में फॉल कर गया तो ठीक है, वरना बी में आगे चेक कर लो। अब जैसे देखें, हम 3 लोग तो ए बी में ही रगड़े गए, मैं भी 6 लाख से ज्यादा, वो शौकत भी 6 लाख से ज्यादा, वो सबसे छोटा शौकत भी 6 लाख से ज्यादा, तो हम तीनों 6 लाख से ऊपर, हम तो ए बी में ही चले गए, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप सब लोग तो ए बी में काबू नहीं आए ना, आप सबके लिए बी पढ़ना पड़ेगा। हूं ना हो ना जरा। अ पर्सन हु हैज बीन चार्ज टू टैक्स
इन एनी ऑफ द 2 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स। क्या मतलब है इसका? अगर आप पे पिछले 2 साल में किसी भी एक साल में टैक्स लगा है तो आपने रिटर्न जमा करवानी है। ये देखिए मैं आपको समझाता हूं व्हाट डज इट मीन। सर आपकी यहां पर इनकम थी 8 लाख, ठीक है जी, आपकी इनकम थी 8 लाख। सर ए बी के तहत आप पे टैक्स लगेगा? बोले सर 6 लाख से ऊपर है आपको टेबल 1 टेबल 2 याद है, 6 लाख से ऊपर ही टैक्स लगता है ना, तो इसका मतलब है टैक्स तो लगेगा। तो क्या रिटर्न जमा कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे, 6 लाख से ऊपर है। उसके बाद आपकी 22 में इनकम कम होके होगी 7 लाख। क्या 7 लाख पे टैक्स लगता है? बिल्कुल लगता है। रिटर्न जमा कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। इधर आ जाइए, आपकी इनकम हो गई 5 लाख। सर ए बी से तो निकल गए, आप निकल गए ना। ए बी तो कहता है 6 लाख से ज्यादा पे टैक्स लगता है, आप तो ए बी से निकल गए। अब क्या होगा? क्या आप पे टैक्स लगेगा? नो। रिटर्न जमा कराएंगे? ए बी के तहत नहीं कराएंगे, लेकिन बी का 1 कहता है, इधर देखें, कि अगर पिछले 2 साल में किसी एक साल में भी आप टैक्स पे कर चुके हैं ना तो रिटर्न तो आपने जमा करानी है। तो सर आपने करानी है। B1 में काबू आ गए आप, खाली कराएंगे? बिल्कुल खाली कराएंगे रिटर्न। अगले साल आ जाए, इनकम 4 लाख, टैक्स लगेगा? टैक्स तो नहीं लगेगा। रिटर्न जमा कराएंगे? ए बी के तहत नहीं कराएंगे, लेकिन बी का 1 कहता है कि पिछले 2 साल में किसी एक साल में भी टैक्स लगा तो रिटर्न तो जमा कराएंगे। तो सर देखें टैक्स लगा हुआ है, तो सर रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। अगले साल आए 3 लाख, टैक्स लगेगा? और लगेगा, रिटर्न जमा कराएंगे? सर ए बी के तहत नहीं कराएंगे। बी का 1 कहता है पिछले 2 साल में किसी एक साल में भी टैक्स लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। असल में कहानी बताऊं क्या है, कमिश्नर को ना आदत थी आपसे टैक्स वसूल करने की। नहीं लगा टैक्स, चलो कोई बात नहीं, रिटर्न जमा करा दो, हो सकता है अगले साल लग जाए, कोई बात नहीं। क्या इस दफा फिर कोई टैक्स नहीं? चलो कोई बात नहीं, एक दफा हो गया, 2 दफा हो गया, 3 दफा थोड़ी होता है। तीसरे साल आप फिर फारग हो गए। ओ यार तू निकल जा यहां से, तू फारग है, तू फारग है, तू कोई टैक्स नहीं लेके आता, तेरी रिटर्न भी मुझे नहीं चाहिए, ले जा, एवी कागजों के थद्दे ले जाता है, मैं किधर रखूं इनको? तो वो आपको भगा देगा तीसरी दफा। तो इसका मतलब है कि अगर पिछले 2 साल में टैक्स नहीं लगा तो फिर आपको रिटर्न जमा कराने की भी कोई जरूरत नहीं है। और ठीक है, चलें जी। पॉइंट नंबर 2, अ पर्सन हु क्लेम्स अ लॉस। कौन फॉल करता है इसमें? और ये 3 तो निकल चुके हैं, मैंने मिटा दिए यार, वो 3 लोग थे। अच्छा मुझे तो निकाल ही देना। 2 लोग निकल चुके हैं जिन्होंने रिटर्न जमा करानी है, देखा, इतिहास गवाह है। क्लेम्स अ लॉस कैरीड फॉरवर्ड। सर अगर आपने पिछले साल का लॉस कैरी फॉरवर्ड करके इस साल एडजस्ट किया हुआ है तो फिर आपको रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। यानी कि अगर 2022 में आपका लॉस आ गया था 40 का और 23 के अंदर आपकी 100 की इनकम है, तो चैप्टर 14 में पढ़ेंगे कि पिछले साल का लॉस इस साल की इनकम में से एडजस्ट होके आ सकता है। अब यहां पे तो चलें, आपकी इनकम 6 लाख से ऊपर है, यहां पे तो रिटर्न जमा हो गई। व्हाट अबाउट 22 में तो आपकी इनकम ही 6 लाख से कम थी, तो आप रिटर्न नहीं जमा कराएंगे। तो वो फिर आपसे जब कहेगा कि यार अगले साल जब तुम मेरे पास आओगे ना ये लॉस कैरी फॉरवर्ड करके, मुझे क्या पता कि तुम्हारा पिछले साल लॉस 40 था कि नहीं था, पिछले साल की रिटर्न मेरे पास लेकर आओ, मैं उसको चेक करूं, फिर ही कहूंगा ना कि 40 है। यूं तो हर बंदा सर अपनी इनकम में से पिछले साल का लॉस कैरी फॉरवर्ड करके इनकम कम कर दे। तो इसलिए लॉ मेकर ने कहा कि अगर तुम अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहे हो ना तो तुम 22 की रिटर्न जमा कराओगे। तो अगर तो आप चाहते हैं कि आपका लॉस आया है और आप इस लॉस को अगले साल कैरी फॉरवर्ड करके क्लेम कर सके तो आपने भी रिटर्न जमा करानी है। हाँ अगर नहीं करना चाहते तो मत करें, फिर अगले साल लॉस भी क्लेम नहीं होगा, सॉरी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। है कोई आप में से ऐसा? चलो अगले में से तो निकलेंगे ही निकलेंगे, ये देखना है। ओन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसके नाम की प्रॉपर्टी हो, विद अ लैंड एरिया ऑफ 500 स्क्वायर गज और मोर। अगर आप में से किसी के नाम पे
500 स्क्वायर गज या उससे ज़्यादा ज़मीन है तो वो भी काबू आ गया। हाँ भाई, हूँ ना हो ना, ज़रा चुप करके हाथ खड़े कर दो। ये किसी के नाम ज़र्री ज़मीन हो, 20 एकड़, 25 एकड़, 40 एकड़, 200 एकड़ मुरब्बे, मैं मान ही नहीं सकता। ये वैसे शर्मिंदगी से नजरें झुका ली हैं, बता नहीं रहे। हाँ भी शहजादे, फॉल करता है क्या नहीं? यार मर्जी है तेरी यार। जी नहीं, बता नहीं रहे, बता नहीं रहे। या फिर चले कोई बात नहीं, ओन्स एनी फ्लैट लोकेटेड इन एरियाज फॉलिंग इन द म्यूनिसिपल लिमिट्स। तो सर शहरी हदूद में अगर आप कोई भी फ्लैट के मालिक हैं, है कोई आप में से? ओके। ओन्स एनी फ्लैट लोकेटेड इन एरियाज इन अ कैंटोनमेंट। कैंट में अगर आपका कोई फ्लैट है, चेंज द टॉपिक, चेंज द टॉपिक। ओन्स एनी फ्लैट लोकेटेड इन इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। सर इन तीनों इलाकों में कोई फ्लैट है आपके नाम? वो लंदन में है कोई फ्लैट? अच्छा वहां पे है, वो भाई कह रहे हैं मेरा फ्लैट है लंदन में। तो भाई अगर आपके नाम पे कोई फ्लैट है तो आप लोगों ने भी रिटर्न जमा करानी है जी। कागजात नहीं, ठीक है सर, वो फ्लैट भी नहीं है। ओन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी इन रेटिंग एरिया, कहते हैं पोश इलाका, अमीर इलाका। तो अगर आपके नाम कोई भी प्रॉपर्टी है रेटिंग एरिया में विद अ लैंड एरिया ऑफ 500 स्क्वायर गज और मोर, अगर आपके नाम पे 500 स्क्वायर गज या उससे ज़्यादा की कोई प्रॉपर्टी पोश इलाके में है तो भी आपने रिटर्न जमा करानी है। तो सर है कोई आपके नाम पे? बता नहीं रहे। ओन्स अ फ्लैट इन अ रेटिंग एरिया हैविंग कवर्ड एरिया ऑफ 2000 स्क्वायर फीट और मोर। जी, कवर्ड एरिया पता है क्या होता है? जिस इलाके पे कंस्ट्रक्शन हुई होती है, अक्सर घर प्लॉट 2 कनाल का होता है, कंस्ट्रक्शन 1 कनाल पे हुई होती है, तो उसको हम कवर्ड एरिया बोलते हैं। ओके, तो याद रखिएगा 4 के अंदर स्क्वायर गज की बात हो रही है और 5 के अंदर स्क्वायर फीट की बात हो रही है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर गज एंड स्क्वायर फीट। ठीक होगी बात? कोई सवाल? चलिए जी, आगे आगे चलें। चले पॉइंट 6 में फॉल कर जाएंगे। अ पर्सन हु ओन्स अ मोटर व्हीकल हैविंग इंजन कैपेसिटी अबव 1000 सीसी। अगर आपके नाम पे 1000 सीसी से बड़ी गाड़ी है, और मैं तो ए बी में रगड़ा गया हूँ भाई, मेरे मुझे एम ही कह रहे हो भाई, मैं तो ए बी में भी काबू आ गया, मैं 1 में भी काबू आ गया, मैं बी के 3 में भी काबू आ, और मैं 6 में भी काबू आ गया। मैं तो काबू ही हूँ हमेशा। आप में से किसी के नाम पे गाड़ी है 1000 सीसी से ऊपर? नहीं सर, मोटर व्हीकल वो व्हीकल जिसमें मोटर लगी हो, वो मोटर होनी चाहिए। साइकिल पे मोटर लगवा रहे हैं, कोई मसला नहीं, रेडी पे मोटर लगवा लें, वो भी मोटर व्हीकल बन जाएगी। हाँ तो ऐसे ही है ना। तो है आपके नाम पे कोई 1000 सीसी से ऊपर? 1100, 1200, 1001, 1002, 2000, 2800, 3500, 5000, 6500, 8000? नहीं, 8000 सीसी है। अच्छा ओके, आगे चले। अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड नेशनल टैक्स नंबर। अगर आपके नाम पे एनटीएन लिया हुआ है आप लोगों ने, जैसे आई कैप से सीआरएन लिया हुआ है ना, एनटीएन भी होता है किसी के नाम पे एनटीएन? अच्छा चले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अ पर्सन हु होल्ड्स कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन। कमर्शियल होता है ये जो बाजारों में लगा होता है, और इंडस्ट्रियल होता है जो इंडस्ट्रीज में लगा होता है, इंडस्ट्रियल स्टेट होती है ना, उनका होता है। तो अगर आपके नाम पे कोई कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कनेक्शन है, किसका? ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का। इफ एनुअल बिल एक्सीड्स 5 लाख, अगर आपका सालाना बिल 5 लाख से ज्यादा हो गया है तो सर आपके नाम पे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन है तो सर आपने भी रिटर्न जमा करानी है। सर आप लोगों के नाम पे कोई दुकान है या कोई फैक्ट्री है, बिल जिसका 5 लाख से ज्यादा हो? अच्छा चलें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अ पर्सन हु इज अ रेजिडेंट पर्सन, इसका मतलब है ये तमाम पॉइंट्स सिर्फ रेजिडेंट लोगों पे लगते हैं। सो अ पर्सन हु इज अ रेजिडेंट पर्सन, अगर आप में से कोई रेजिडेंट बंदा है रजिस्टर्ड विद एनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सर ये एक अदारा है जिसके अंदर जितने भी बिजनेसमैन है ना, वो सब चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में रजिस्टर होते हैं जाके। असल में सर हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो कारोबार कर रहे हैं, हर कारोबारी बंदे का अपना मसला। अब अगर वो एक एक करके हुकूमत के पास जाना चाहें तो ना सारे जा सकते हैं, ना हुकूमत सबको बुला सकती है। तो इन सब कारोबारी हजरात ने ना अपना एक इदारा बना लिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यहाँ पे सब कारोबारी लोगों ने इलेक्शन करके अपने 6 बंदे नुमाइंदे चूज कर लिए।
अब ये लोग उनको अपने मसले मसाइल बताते रहते हैं और ये लोग 6 महीने में एक दफ़ा जाके हुकूमत से मिल लेते हैं कि सर हमारे इलाके के जो बिजनेसमैन हैं उनके ये मसले हैं। तो ये बस एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हुकूमत तक पहुंचा जाता है। बात समझ आ गई? तो सर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अगर आप मेंबर हैं तो भी आपने रिटर्न जमा करानी है। तू है मेंबर मुझे लग रहा है, इधर देख, इधर देख। अच्छा नहीं, ओके, कोई बात नहीं, मैं अभी भाई को तो मैं काबू कर लूंगा कहीं से। अ पर्सन हु इज अ रेजिडेंट पर्सन रजिस्टर्ड विद एनी ट्रेड और बिजनेस एसोसिएशन, ये बस ठीक है, कोई भी एसोसिएशन होती है उसको छोड़ दें। इज अ रेजिडेंट पर्सन रजिस्टर्ड विद एनी मार्केट कमेटी, अंजुमन ताजराने हाल रोड लाहौर, नाम सुना हुआ है? हम इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं। अंजुमन ताजराने माल रोड लाहौर, ये होती है अंजुमन ताजरान जिसमें कोई 500 लोगों की तस्वीर लगी होती है और 2000 लोगों का नाम लिखा होता है। अगर उसमें से एक नाम आपका या एक तस्वीर आपकी है ना, तो सर आप पे भी रिटर्न फाइल करना लाजमी हो गया। इसकी शक्ल मैंने देखी है कहीं बैनर में लगी हुई है ना, किसी 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 अंजुमन का तो है मेंबर, अंजुमन ताजराने सुखेगी। कहाँ का रहने वाला है मेरा भाई? साहिवाल, अंजुमन ताजराने साहिवाल। यार ये है मेंबर, ये कहीं ना कहीं इसकी फोटो देखी है। ये साहिवाल का और कोई है? और कोई है यहाँ पे साहिवाल का? खानेवाल का? अच्छा, सर उमर साहिवाल के, उनको कहूंगा जाके देखें किसी बैनर पे इसकी। तेरा नाम क्या है? शौकत? क्या नाम है मेरे भाई का जी? क्या नाम है? तकी उस जमान के जमान जमान पार्क, ओके, तकी उस जमान। ठीक है, मैं सर को कहूंगा देखें इसका नाम किसी बैनर पे तो नहीं लिखा हुआ। चलें आगे चलें। अ पर्सन हु इज अ रेजिडेंट पर्सन रजिस्टर्ड विद एनी प्रोफेशनल बॉडी इंक्लूडिंग पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। ओए तू इंजीनियर तो नहीं है? अच्छा, वो कह रहा है नहीं मैं सीयर करने क्यों आता। अगर आप में से कोई इंजीनियर है ना, उसने भी रिटर्न जमा करानी है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, तू डॉक्टर तो नहीं है? डेंटिस्ट नहीं। पाकिस्तान बार काउंसिल, ओ तू वकील तो नहीं है? और एनी प्रोविंशियल बार काउंसिल या सूबाई बार काउंसिल, ये सूबों की भी होती है ना, लाहौर बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, पता नहीं क्या क्या होता है। हो मैन, तू चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नहीं है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान का मेंबर तो नहीं है? नहीं। और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, तू एसीएम में तो नहीं है? बोले नहीं सर। वो कह रहा है सर बस कर दें, नहीं मैंने रिटर्न जमा करानी। तो इसका मतलब है कि अगर आप इन चारों बुलेट्स में से किसी एक में भी फॉल कर गए और आप रेजिडेंट हुए तो भी आपने रिटर्न जमा करानी है। मुझे पता है कि 2 लोगों ने तो खुद ही बता दिया कि हम फॉल करते हैं, बाकी भी 2-3 हैं जो बता नहीं रहे, तो लाजमी निकल आए, ये प्रॉपर्टी के अंदर लाजमी निकले आप लोग। ठीक होगी बात? पॉइंट नंबर 10, इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल रिक्वायर्ड टू फाइल फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट। सेक्शन 116A पढ़ लेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि कुछ लोगों के ऊपर लाजिम है कि उन्होंने बाहर के मुल्क की इनकम और बाहर के मुल्क के असासे जाहिर करने हैं, तो उन लोगों ने भी रिटर्न जमा करानी है। वो पढ़ेंगे 116A में। पर्सनस और क्लासेस ऑफ पर्सनस नोटिफाइड बाय द बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ मिनिस्टर इन चार्ज। ठीक है जी, बोर्ड तो किसी को भी चाहे तो कह सकता है कि रिटर्न जमा कराएं। क्या ख्याल है? और आखिरी बात 1A, एवरी इंडिविजुअल हुज इनकम फ्रॉम बिजनेस एक्सीड्स 3 लाख बट डज नॉट एक्सीड 4 लाख इन अ टैक्स ईयर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। सर बड़ी अजीब सी बात है, ये देखिए, इनकम 0, इनकम 6 लाख। सर पॉइंट ए भी ये कहता है कि जिसकी इनकम 6 लाख से ज्यादा है ना, उसने रिटर्न जमा करानी है, ऐसे ही है। और हमारा टेबल 1 भी यही कहता है कि जिसकी इनकम 6 लाख से ज्यादा है टैक्स भी वही जमा कराएगा। ओके, लेकिन यहां पे ना इसने 1A में बड़ी अजीब सी बात लिखी हुई है। वो कहता है कि अगर आप इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहे हैं और आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा और 4 लाख से कम है, यानी आप यहां पे फॉल कर रहे हैं, तो सर आप भी रिटर्न जमा कराएंगे, लेकिन टैक्स नहीं होगा। टैक्स तो 6 लाख से ऊपर है। सर ये क्या फजूल बोंगी मारी हुई है? 4 से 6 लाख वाला जमा नहीं कराएगा रिटर्न, 3 से 4 लाख वाला रिटर्न जमा कराएगा। व्हाट इज दिस मैन? ये क्या है? ये ऐसा क्यों है? नहीं है, जिसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस 4 लाख और 6 लाख के बीच में, उसने कुछ नहीं करना, 3 से 4 लाख वाले ने रिटर्न जमा करा देनी है। ये क्या बात हुई? सर मिस प्रिंटिंग हुई है। सर याद रखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, असल में ये जो स्लैब आपको 6 लाख पे नजर आ रही है ना, ये पहले 4 लाख थी। 4 लाख पे टैक्स लग जाता था,
तभी हुकूमत ने कहा कि यार चलो ये जो लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहे हैं ना, वो तीनों 4 लाख के बीच में है, अगले साल तो ये 4 से ऊपर कमाई लेंगे, इनको आज से ही आदत डाल दो कि रिटर्न जमा कराएं। तो अगले साल 4 से ऊपर आएंगे तो चलो टैक्स भी हो जाएगा, रिटर्न जमा कराने की आदत इनको पहले ही होगी। अब लॉ ने टेबल 1 चेंज करके 6 लाख पे पुश कर दिया, इसको करना भूल गए। अब ये बेचारा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है और ये आगे आ गए और ये बीच में खला क्रिएट हो गया है। तो चलें बस ठीक है, वैसे है तो फिर ऐसे ही सही। तो अगर आपकी इनकम 3 से 4 लाख के बीच में है, इनकम फ्रॉम बिजनेस की बात हो रही है, सिर्फ सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल के अदर सोर्सेज की बात नहीं हो रही। तो अगर आपकी इनकम 3 से 4 लाख के बीच में है तो फिर आपने रिटर्न जमा करानी है। 4 लाख और 6 लाख के बीच में है फिर नहीं करानी। इस पूरे पॉइंट में किसी का कोई सवाल? 114 के 1 में और 1A में किसी का कोई सवाल? जनाब हाँ बस रिटर्न जमा करानी है। हाँ वो पकड़ लेते हैं, आके कह देते हैं, उठा के ले जाते हैं। सर देख लें, अगर वो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के मेंबर हैं तो बिल्कुल रिटर्न जमा कराएंगे। हाँ ठीक है, हकीम अगर फॉल कर रहे हैं, अगर हकीम की इनकम 6 लाख से ज़्यादा है तो कहीं कोई भी पॉइंट में फॉल कर गए। और कोई सवाल जी? और कोई सवाल? जी हाँ जी बिल्कुल ऐसी है, टेबल 1 टेबल 2 पे सारे हेड्स को टोटल करके रेट लगाते हैं। तो सिर्फ रिटर्न जमा कराने की बात हो रही है ना, कौन सा टैक्स पे करने की बात हो रही है। अगर आपकी सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस है और वो 3.5 लाख है तो रिटर्न जमा कराएं, टैक्स कोई नहीं होगा, रिटर्न तो जमा करानी है ना। बस एक बोंगी सी बात है ये। जी जी बिल्कुल लिखा हुआ है FTR इनकम के लिए, क्या लिखा हुआ है वो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनल टैक्सेशन, AE में आ जाएंगे डिविडेंड वाले। 500 रुपया, मैं कहता हूँ 500 रुपये है। अच्छा आपको एक मजे की बात बताऊं, ये रॉन्ग नंबर है सेक्शन, दिस सेक्शन इज अ रॉन्ग नंबर। कैसे? याद रखिएगा, NTN के बगैर रिटर्न जमा हो ही नहीं सकती। अगर आपने रिटर्न भाई CRN लिए बगैर आयकर का पेपर दे सकते हैं आप? नहीं दे सकते ना। रिटर्न जमा कराने के लिए NTN लेना लाजमी है। तो सर अगर आपने एक दफा NTN ले लिया, सारे पॉइंट खत्म कर दें, NTN वाला पॉइंट तो हमेशा रहेगा। क्या आप ICAP का CRN खत्म कर सकते हैं? कभी नहीं खत्म कर सकते, आपके साथ कब्र तक जाएगा, आपके साथ आपका CRN कब्र तक जाएगा। इसी तरीके से ये NTN आपके साथ कब्र तक जाएगा। तो इसका मतलब है आप पे कोई पॉइंट नहीं लग रहा, ये B का जो 7वां है ना, ये हमेशा लगता रहेगा, ऑब्टेन्ड नेशनल टैक्स नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ आपकी इनकम भी कोई नहीं है, आपकी फाइनल डिविडेंड की इनकम कोई नहीं है, कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं है, पिछले 2 सालों में कोई टैक्स नहीं लग रहा, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ना आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ना आप अंजुमन ताजरान हैं, ना आप डॉक्टर हैं, ना आपके नाम पे कोई गाड़ी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप NTN हासिल करने की गलती कर चुके हैं, तो रिटर्न तो जमा करानी है। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब है एक दफा जब आपने NTN ले लिया ना, तो सारे पॉइंट इनवैलिड हो गए, बस वो लगेगा हमेशा, हमेशा लगेगा। तो प्रैक्टिकली बस जिसका NTN है उसने रिटर्न जमा करानी है, खत्म हुई बात। बस ऐसे यही है, सारे फारिग हो गए ना। जब आपने देखें, आपने यहां पे अगर रिटर्न जमा कराई तो आपने NTN लेकर रिटर्न जमा कराई ना। अब ये लगे ना लगे NTN तो है ना, वो तो हमेशा साथ रहेगा, वो तो रिटर्न जमा होगी। तो प्रैक्टिकली ये सेक्शन फारिग है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली ये सेक्शन उस वक्त लगेगा अगर बंदे ने NTN नहीं लिया हुआ और बोर्ड आपको नोटिस भेज देता है कि तू रिटर्न क्यों नहीं जमा कराता, फिर आप ये चेक करके करेंगे, भाई मैं तो किसी में फॉलो ही नहीं करता, मैं क्यों रिटर्न जमा कराऊं। और जिसने NTN, मेरे जैसा बंदा, मैं जो मर्जी कर लूं, NTN तो मैं ले चुका हूं, मेरी इनकम खत्म हो जाए, मेरी गाड़ियां खत्म हो जाए, मेरे एसेट्स खत्म हो जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, NTN ने तो रहना ही रहना। तो रिटर्न तो मुझे मरते दम तक जमा करानी है। तो इसलिए प्रैक्टिकली मेरे लिए सेक्शन इनवैलिड हो गया। हाँ आपके लिए वैलिड है क्योंकि आप में अभी इसमें से किसी में फॉल नहीं करते हैं, तो आप तो कर सकते हैं ना। कोई सवाल? खैर से जाइए, खैर से आइए, अल्लाह हाफिज़।